दो कौमी नजरिया कि मुसलमान जो है वो किसी के साथ मिलके नहीं रह सकते, ये नजरिया था हमारा। तो मुसलमान तो वहाँ पे भी रह रहे हैं और अभी भी खुश रह रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। मैं कहता हूँ वो बहुत ही कोई ना नैरो माइंडेड पर्सन है और वो ये सोचता है कि बस जाके लड़ो, जहाद करो और मारो मरो, मराने वाली बातें करते हैं वो। ऐसा करता भी रहा है ना, पाकिस्तान में ऐसे होता भी रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कश्मीर में हम जहाद के नाम पर क्या कुछ नहीं करते रहे, अफगानिस्तान में हमने क्या कुछ नहीं किया। तो ये सारा जब इंटरनेशनल मीडिया इस पे बोलता है तो आप कहते हो नहीं नहीं हम ऐसे नहीं है, तो वो तो हम थे ही नहीं। जब 99 में कारगिल में हमारे गए थे, फंस गए थे, तो कहते हैं हम तो थे ही नहीं, वो तो कोई और था, दहशत गर्द है वो तो, हम थे ही नहीं। हालांकि वर्दियों उनको सब कुछ पता था, उधर हमारे बंदे भी अभी तक उधर ही हैं। देखिए, इंडिया एक मल्टी बिलियन डॉलर जो है वो एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में तो इन चीज़ों को कोई बजट ही नहीं दिया जाता। जब बजट नहीं होगा तो ये फिर कैसे सिस्टम चलेगा? ये सरवाइव करना नामुमकिन है इसका। हम मतलब जा ही नहीं सकते स्पेस में। अगर हम जैद अहमद की पर्टिकुलर बात करते हैं तो आई डोंट थिंक ही रेलिवेंट गाय। ना वो साइंटिस्ट है, ना वो नासा में काम करके है, ना वो आईएसआरओ में काम किया है। तो वो कहता है मेरे पास सबूत नहीं है, ये वीडियो गेमिंग के जरिए आया। मैंने उसका क्लिप देखा था, लेकिन उसको दुनिया रद्द कर चुकी है, दुनिया मान रही है, सारी दुनिया ने अप्लाज किया है इंडिया को। तो इस तरह का माइंडसेट तो पाकिस्तान में पाया जाता है ना, जैसे कि जैद अहमद का, इस तरह के पाकिस्तानी भी अक्सर मैंने बात करते सुने, वो कहते हैं कि जी नहीं, ये इंडिया नहीं पहुंचा है। एग्जैक्टली अगर आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट की बात करते हैं, जैद अहमद इंडिविजुअल को छोड़ के ये एक रेडिकल माइंडसेट है कि मैं ना मानने वाली बात कि मैं नहीं मानता, तो वी हैव नो सॉल्यूशन फॉर देम। कोई मनवा नहीं सकता उनको। एग्जैक्टली द होल वर्ल्ड इज मतलब लाइक अप्रिशिएटिंग देम। तो अगर आप दो चार रेडिकल माइंड वाले लोग जो हैं जिनके अंदर वो असल में उनका कसूर नहीं है, वो जब हमने टू नेशन थ्योरी लेके आए, नफरत के बीज बोए, तो वो आप कुछ भी अच्छा होता है इंडिया का वो नहीं मानते। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे चंद्रयान 3 और इंडिया के जो सन मिशन है उसको लेकर, और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इन दोनों के ऊपर बात करेंगे और पूछेंगे कि पाकिस्तान जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इतना पीछे क्यों है और अभी तक हम जो है वो भूख से या इस तरह की चीज़ों से लड़ रहे हैं। तो हम कब हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि हम भी चांद पर पहुंचेंगे या हम सूरज की तरफ अपना कोई मिशन भेजेंगे। तो पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या कहती है और उनकी क्या राय है, ये उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? सर मेरा नाम जहांजेब तारिक। क्या करते हैं आप? मैं 2 साल मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है और अभी मैं आइल्स की तैयारी कर रहा हूँ ताकि इस मुल्क से निकला जा सके। निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, निकलने के लिए। ऑब्वियस ही बात है, इस मुल्क में अभी कोई हाल नहीं है वैसे रहने का, तो इसलिए मेरी कोशिश यही है कि जितनी जल्दी हो सके इससे निकलें। तो इसलिए आइल्स की तैयारी कर रहे हैं ताकि किसी इंग्लिश कंट्री में जाएं, कुछ फ़ायदा भी हो जाने का। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि इंडिया का, आपने सुना होगा चंद्रयान 3 कामयाबी से लैंड कर गया है। उसके बाद में उनका जो सन मिशन है वो भी कंप्लीट तकरीबन होने वाला है और वो कामयाबी से वो भी उसके ऊपर काम हो रहा है। अब पाकिस्तान की तरफ जब आप देखते हैं, यहाँ पर मसाइल अभी देखें, कितने लोग यहाँ पर मांगने, आपने देखा होगा, मांग रहे हैं लोग, भूखे हैं लोग, लोगों के पास जो है वो बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं। तो पाकिस्तान को आप कैसे देखते हैं कि हमारी, चले इस चीज़ को छोड़े, आप ये देखें, कंपेयर करें इसरो को और स्पार्को को, तो कैसे स्पार्को हमारी कहाँ पर खड़ी है? अच्छा सर, दरअसल बात ये है ना कि अगर तो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन पहली बात तो बनता नहीं। इंडिया अगर मैं कंपेयर करूं, दैट इज़ इंडिया एंड दिस इज़ पाकिस्तान। तो अगर आप कह रहे हैं कि उन्होंने चंद्रयान वो किया है, सब उनका सक्सेसफुल हुआ है प्रोग्राम, तो इसका मतलब है उन्होंने उस पर इन्वेस्ट किया है। उन्होंने फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि उनका जो अब्दुल कलाम साहब थे, उनके साइंटिस्ट थे, तो उनको उसने सदर बनाया है, ठीक है, इतना उनको दिया है। और हमारे जो कदीर साहब थे, खान साहब, उनको उन्होंने क्या किया है, नज़रबंद कर दिया। अब्दुल कलाम को वो अपना भगवान मानते हैं इंडियन जो है। ऑब्वियस, वो बंदे को जिसने काम किया उसको तरजीह देते हैं, उसको वैल्यू करते हैं। हमारे यहाँ जो काम करते हैं उसको डीवैल्यू किया जाता है। अगर आप कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो वो आईटी में पाकिस्तान से बहुत आगे है और उनकी जो साइंस आईटी में नहीं, हर फील्ड में आगे। सिर्फ आईटी की बात नहीं करना चाहिए हमें, हर फील्ड, कोई भी आप चीज उठा के देख ले, उसमें इंडियन हमसे आगे हैं। आप ऐसे करें, आप पाकिस्तान को बताएं कि पाकिस्तान किसी एक चीज में इंडिया से आगे हो, आपको नजर आएगा किसी एक फील्ड में? मुझे तो किसी फील्ड में भी नजर नहीं आएगा कि हम उनसे आगे हैं। हाँ, एक चीज में हम कह सकते हैं कि हम जो है इस्टेब्लिशमेंट की सही चाटते हैं, इस चीज में आगे हैं कि हम जो है बूटों को सही पॉलिश करते हैं, और हम जो है, और मैं कह सकता हूँ कि इस चीज़ में आगे हैं कि हमारे यहाँ करप्शन थोड़ी ज़्यादा होती है उनसे।
तो करप्शन में, चाटने में और इन चीज़ों में आ गए हैं। और हम जो है ना उठाते बहुत हैं बड़े लोगों की। अच्छा, इंडिया की तरक्की की क्या वजह है, क्या उसके पीछे क्या राज है? मेरा ये जो है वो उनकी बेसिस से अगर हम देखें ना 47 से या उससे पहले से हम देखें तो वो इंडिपेंडेंट उन्होंने होने के लिए उनके पीछे एक उनके पास नज़रिया था, उनके पास एक पॉइंट ऑफ व्यू था। ठीक है, अगर हम देखें पाकिस्तान के पास तो आई थिंक 47 के बाद हमारे पास कोई नज़रिया ही नहीं था। ठीक है, और आइन भी हमारा कब बने? 56 में बने। हमारा एक नजरिया था, दो कौमी नजरिया, कि मुसलमान जो है वो किसी के साथ मिलके नहीं रह सकते, ये नजरिया था हमारा। तो मुसलमान तो वहाँ पे भी रह रहे हैं और अभी भी खुश रह रहे हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो अगर आप इसकी बात करते हैं कि दो कौमी नज़रिया तो उसी टाइम ही फेल हो गया था जब हमारे कायद ने उठ के कहा था कि जो है पाकिस्तान में अगर कोई नॉन कम्युनिटी रह रही है, नॉन मुस्लिम, तो वो भी इक्वल राइट्स रखते हैं। तो दो कौमी नज़रिया तो उधर ही उस दिन फेल हो गया था, 71 में फेल हो गया जब बांग्लादेश बना है। ऑब्वियस ही बात है 71 में आप देखें तब फेल हुआ, तब भी हमने वर्दी उतार के हम वापस आए हैं। तो बाद में देखें 98 में, 99 में देखें, हमने हर जगह वर्दियाँ ही उतारी हैं। ठीक है, तो हम जो हैं वो पहले तो है 47 से देख के हम तो आज़ाद नहीं थे। ठीक है, वो तो जस्ट हमारे जो पिट्टू साहब थे, कुछ अगर कह सकूं मैं आपके टेलीविजन पे कि हमारे जो पिट्टू साहब थे उन्होंने बरतानिया से बस, वो भी बरतानिया वर्ल्ड वार 2 के बाद वो भी बेचारे फंसे हुए थे। उन्होंने कहा हमने इनको चैन से नहीं जीने देना, इसलिए इनको डिवाइड एंड रूल करते हैं। अभी तक वो रूल कर रहे हैं। तो अगर एक सपोज जैसे आप बात कर रहे थे, अगर ये जो एक मुल्क था, बड़ा मुल्क था, वो ना उसका बंटवारा होता तो क्या हम बेहतर हालत में होते? ऑब्वियस सी बात है, मेरा ये मानना है, माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि हम बहुत बेहतर होते हैं। क्योंकि हम ना अभी जहाँ लाई कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अच्छी सिचुएशन है। आपने देखा यहाँ पे लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, 2 वक्त की रोज़ी नहीं मिल रही। आजकल बिजली के इतने बिल आए हुए हैं कि वो पे नहीं कर पा रहे। मैं बहुत सारी पोस्ट देखता हूँ सोशल मीडिया पे, वहाँ पे ये मेंशन होता है कि मैंने बालियाँ बेच के अपना बिजली का बिल भरा है, मैंने बच्चों की फीस देनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये सब अगर कंपेयर करते हैं हम, तो इससे तो मैं कहता हूँ 1000 गुना बेहतर होता अगर हम आज़ादी के बगैर हम बरसगीर में रह रहे होते। आम जो एक घर है जो उसका 40 से 50 हज़ार रुपए बिजली का बिल आया, जबकि मैंने इंडियन लोगों के बिजली के बिल देखे हैं वो 400, 500, 600, इससे ऊपर बिल नहीं है उनका। इतना फर्क क्यों है हमारा और इंडिया का? बिजली तो वही है, वो भी ऐसे ही बिजली बनाते हैं, हम भी वैसे बनाते हैं, तो हमारे यहाँ पर रेट इतने ज़्यादा क्यों? क्या कह सकते हैं, बस हमारे जो है बहुत सारे अदारों को पैसे चाहिए होते हैं, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, वो प्रोटेक्शन वाला। ठीक है, और हमें अपना बॉर्डर संभालना है तो हमें पैसे ज़्यादा चाहिए इंडिया से, तो इसलिए हमारे टैक्सेस भी ज़्यादा हैं। और हमें बिजली जो पैदा करते हैं, जिस जगह पे पैदा करते हैं, हम तो उनको नहीं दे पा रहे होते, तो हमने क्या बिजली वो करनी है। इसलिए महंगी मेरे ख्याल में इसलिए है क्योंकि हमारे जो इदारे हैं वो सही वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, और दूसरी वजह ये भी है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत पीछे हैं। अच्छा, मौजूदा हालात में आप पाकिस्तान को कैसे देख रहे हैं? और दूसरा आपसे पूछूंगा कि पाकिस्तानी एक जो है तजिया नगार ज़ैद हामिद साहब, लाल टोपी वाले, उन्होंने बात की है कि जी इंडिया का जो चंद्रयान मिशन है वो चांद पे गया ही नहीं, तो इसको आप कैसे देखते हैं उनकी स्टेटमेंट को? अच्छा, आपकी अगर दूसरी बात का मैं पहले जवाब देता हूँ। ज़ैद अहमद की आप बात करें, वो लाल टोपी वाले, उनकी बात को तो कोई सीरियस नहीं लेता, पहली बात। और दूसरी बात, पूरा दुनिया मान रहा है, दुनिया इस चीज़ को मान रही है कि पहुंची है, उन्होंने जाके उधर पिक्स लॉन्च किए हैं, वीडियोस लॉन्च किए हैं, उसकी बात की क्या अहमियत है? वो कहते हैं कि मेरे पास अभी तक प्रूफ नहीं पहुंचा। भाई तू दुनिया का प्राइम मिनिस्टर है, दुनिया का सदर है, दुनिया का कौन सा बादशाह है, तुझे कौन मानता है? ठीक है, उससे तक अगर नहीं पहुंची बात तो देखे ना जाके सोशल मीडिया, उधर जाके नासा की साइट सर्च करे, उधर जाके देखे चीज़ें। ये सब वो क्योंकि इंडिया को हमारे अगेंस्ट है और हमारी राइवल एक कंट्री है वो, ठीक है, तो हम उसको ना, वो जो भी है रेडिकल माइंडसेट बोलेंगे, रेडिकल माइंडसेट है उसका। ठीक है, उसका माइंडसेट वही है, जहाद और ये वो इस तरह की चीज़ें। तो वो ना, मैं कहता हूँ बहुत ही कोई ना नैरो माइंडेड पर्सन है, और वो ये सोचता है कि बस जाके लड़ो, जहाद करो और मारो मरो, मराने वाली बातें करते हैं वो। ऐसा करता भी रहा है ना, पाकिस्तान में ऐसे होता भी रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, कश्मीर में हम जहाद के नाम पर क्या कुछ नहीं करते रहे, अफगानिस्तान में हमने क्या कुछ नहीं किया। तो ये सारा जब इंटरनेशनल मीडिया इस पे बोलता है तो आप कहते हो नहीं नहीं हम ऐसे नहीं है, तो वो तो हम थे ही नहीं। जब 99 में कारगिल में हमारे गए थे, फंस गए थे, तो कहते हैं हम तो थे ही नहीं, वो तो कोई और था, दहशत गर्द है, वो तो हम थे ही नहीं। हालांकि वर्दियों उनको सब कुछ पता था, उधर हमारे बंदे भी अभी तक उधर ही हैं, किसी को लेके नहीं आए वापस। ये तो हमारी उसका वर्दी वालों का हाल है।
जब हम कहते हैं कि आप लोगों ने अफगानिस्तान में फैलाई है दहशतगर्दी, तो ये कहते हैं नहीं हम नहीं थे, वो तो जहाद के लिए गए हुए थे। तो फंड्स लेके सबको पता है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बस वो लाल टोपी है वो भी इन्हीं के पैसों पे वो उछलता रहा है, और अभी तक उन्होंने ही इसको बनाया है। तो अभी इसकी बात पे कोई इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। हालात क्या देख रहे हैं इस वक्त मुल्क के आप? अच्छा, सेकंड आपका था हालात, ठीक है। हालात ये देख रहे हैं, हालात अभी पाकिस्तान बहुत जिस तरह दंदल में फंसता जा रहा है, कोई इसका सलूशन नजर नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे कि आप देखें उनके बिना जो इधर के हैंडलर्स हैं, फॉर एग्जांपल इस्टेब्लिशमेंट, सीधी बात है, वो हैंडलर्स भी अपना फंस चुके हैं, मतलब एक तरह से उनको पता नहीं चल रहा अब उनको भी करना क्या रास्ता है। नजर नहीं आ रहा कोई। उनको भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, ठीक है। पहले तो वो कहते होते थे कि हमने सारा कुछ जो किया है मुल्क की भलाई के लिए किया है, मार्शल लॉ लगाते थे, कहते थे कि हम भलाई के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अब तो कोई भलाई भी नजर नहीं आ मुल्क रही। के वसी तर मफाद के लिए। हाँ, मुल्क के वसी तरफ मफाद के लिए, हालांकि पूरी दुनिया में ओवर दी वर्ल्ड हमारी जो है इज्जत, तो हमारा कुछ भी नहीं बचता था, पर उनके लिए मफादात, वो बहुत उनके मफादात में था, वो लगाते थे और मुल्क का बेड़ा गर्क करते थे। और अब उनको भी रास्ता नजर नहीं आ रहा, और हमारे पॉलिटिकल लीडर्स माशाल्लाह ऐसे हैं, कोई एक उठता है, अगर एक उठा था तो उसको फांद के रख दिए। अच्छा, हमारा कोई मिशन मून पे कब जाएगा? हमारा एक झंडा लगेगा बड़ा सा, और वो जाएगा मून पे, झंडा इधर से झंडा लगाएंगे जो मून पे जाएगा। जैसे कि कितना लंबा झंडा? जैसे कि आपको याद होगा 40 करोड़ का झंडा। 40 करोड़ का झंडा लगा रहे थे, तो वो कह रहे थे अवाम के पास 500 रुपए नहीं है खाना खाने को दिल्ली का, और वो लगा रहे थे 40 करोड़ का झंडा बंदा इनको क्या के, बस अब वो जा रहे हैं मिशन पे और हम झंडे लगा रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता जैसे बस पे आप भाग के लटक जाते हैं पीछे, कोई किसी का मिशन जा रहा और हम उससे लटक के ऊपर पहुंच जाएं, ऐसे नहीं हो सकता कोई? सो फनी, वैसे ऐसा हो तो नहीं सकता, पर पाकिस्तानी कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढेंगे। मेरा ख्याल है किसी का जा रहा हुआ तो उसको कहेंगे हमारा ही है, उसका नहीं है, उस पे शायद चाइना का चला जाए बंदा, ये कहता है ऊपर हमारा झंडा बन जाए कि जी हम भी चाइना के साथ शरीक थे, ऐसे हो सकता है? चाइना हम ये कह सकते हैं हमारा दोस्त पहुंच गया तो हम भी पहुंच गए, यही कह सकते हैं। वैसे कोई इस तरह कंट्री करती तो नहीं है इंटरनेशनल, अगर सीरियसली देखा जाए तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता। पर ये है कि अगर हम कह दें कि वो पहुंच गए और हम भी पहुंच जाएंगे, हमारी टेक्नोलॉजी इस तरह की नहीं है कि हम पहुंच पाएंगे। मुझे तो आइंदा 100 सालों में, जब तक ये जो है ना, क्योंकि हमारी साइंस में जो भी टेक्नोलॉजी आती है, कोई साइंटिफिक थ्योरी कोई अगर देता है तो उसको लगता है कि यार ये हमारे मजहब के खिलाफ जा रहा है, ये उस तरफ जा रहा है। आप अगर फिजिक्स की बात करें तो अगर कोई टाइम ट्रैवल की बात कर ले, कोई क्वांटम वेल की बात कर ले, कोई भी बात कर ले, इन्होंने कहना है ये तो मजहब से दूर हो गया है, इसकी मजहब की दूरी। हालांकि आपने देखा है हर चीज में हम मजहब क्यों क्यों डाल देते हैं उसके अंदर? क्योंकि बात ये है ना कि उन्होंने अभी उनके पास कोई जवाब नहीं होता, मजहबी जो बयान है सबसे बड़ा जवाब है उनके पास, ठीक है। हर जगह पे मजहब को ला के वो कहते हैं, जैसे आपने सुना होगा हर तरफ मजहबी टच दो, ठीक है, इस्लामी टच दो। और आपने देखा होगा अगर कोई भी थ्योरी पेश करता है तो उसको कहते हैं कि ये पागल हो गया, ज्यादा जो पढ़ लेते हैं वो कहते हैं ये पागल हो गया है, इसलिए ये इस्लाम से दूरी है, इस्लाम के नाम पे कत्ल कर दिए जाते हैं। अगर कोई ना भी हो उस तरह का वाकया, जैसे बहुत सारे वाकयात आपने सुने होंगे, तो ना भी कर रहा हो लेकिन उसको फंसा के उसको मार दिया जाता है। आजकल तो डर ही लगता है ना बोलने पे कि भाई अगर कुछ बोलेगा तो वो बंदा फंस जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बात करता है, कोई साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यहाँ पे तो कैमरा भी अभी आगे कुछ उलमा इकराम कहते हैं कि कैमरा भी हराम है, इस पे भी फतवे लगाते हैं। तो अपने यूट्यूब चैनल बनाए हुए हैं मुलमा इकराम ने, और आगे कहते हैं ये कैमरा हराम है। पहले जब तक इनको प्रॉफिट नहीं हो रहा था तो ये हराम के फतवे लगाते रहे हैं, अब जब अर्निंग आने लगी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने खुद एक दफा, आज से कुछ सालों पहले की बात है, मौलाना तारिक जमील साहब की लाइव वीडियो बनाने की कोशिश की थी, तो मुझे वहां पर पकड़ लिया गया था। वो कहते कि जी हराम है, ये वीडियो बनाना हराम है। अब मौलाना तारिक जमील साहब के अपने चैनल हैं, ऑफिशियल चैनल हैं। आप देखें ना मौलाना साहब को, अच्छे लोग, अच्छे आदमी हैं, पर अगर देखें तो वो जनाब उनके अभी जितना वो उधर से कमा रहे हैं ना, उतना वो किधर कहीं से भी नहीं कमा रहे हैं। एमी तो नहीं लैंड क्रूजर्स बनती है, एमी तो नहीं कारें आती हैं, एमी तो नहीं MTJ बनती है, एमी तो नहीं कुछ भी बनता। पैसे चाहिए होते हैं हर चीज के लिए। उनके पास लेटेस्ट फोन होगा। हमारी आवाम कब समझेगी, हमारी आवाम कब शऊर आएगा कि हाँ हमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, हमें भी जो इस तरह की जो बातें उसको सही तरीके से समझना है, कब समझेगी ये? यार मुझे ये लगता है सर कि ना, ये समझने के लिए अभी 1 सदी तो लगेगी कम से कम। अभी जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जब से ज़िया दौर आया है, ज़िया दौर के बाद जितनी जनरेशन थी, उसने जितनी जनरेशन को तबाह किया है ना, उतने किसी ने नहीं किया। दिमाग को मतलब ताला लगा दिया। मेंटली उसने बंदे को ना, जैसे कहते होते हैं ना, बंद कर दिया। दिमाग को सोचने का नज़रिया और अपना नज़रिया पेश करने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म कर दी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म कर दिया उसने, हर तरह का जो था ना सब ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद जो जनरेशन आई है ना,
उसके बाद जनरेशन जो अभी चल रही है, अभी जो आप देख रहे हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट पाए जाते हैं, ये सब उसी की पैदावार है। ठीक है, अभी जो वो जनरेशन है, मेरा ख्याल जब वो ख़त्म होगी, वो अगला 50% उसने अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया है। अभी उसके बाद जो है वो 25 में आया है, तो उसके बाद जब मेरा ख्याल है कि इसको लगते लगते तकरीबन 2 नस्लें कह लें या तीन जनरेशन तो लगेंगी, इससे कम तो लग ही नहीं सकती मेरे ख्याल में। तो आई थिंक 3 जनरेशन को अगर हम देखें तो 1 सदी चाहिए। तो अगर जब भी आपने देखा होगा कि जो थे हमारे जो ब्रिटिश लोग हैं, दूसरे लोग थे जिन्होंने मगरबी, हम कहते हैं वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने किस तरह तरक्की की है? उन्होंने ये कहा है कि भाई हम जो है वो सेकुलर स्टेट बना रहे हैं, हम मज़हब को साइड पे रखते हैं। पहले आपने देखा होगा जब तक 60s या 70s की बात करें तो उनके जो पादरी थे वही सारे फैसले करते थे। ठीक है, जब वो उन्होंने उससे निकले हैं तभी वो उन्होंने कोई सक्सेस हासिल किया। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे, मैं आपको नाम भी ले सकता हूँ, उन्होंने बहुत कोशिशें की हैं। जब वो अपनी थ्योरी पेश करते थे ना उधर, तो उनको कत्ल कर दिया जाता था। ठीक है, तो वो भाई जब वो कत्ल हो जाते थे तो वो भी उस टाइम पे पादरी लोग वो इतने स्ट्रॉन्ग थे कि उनके मुल्क में आप उनके खिलाफ एक बात नहीं कर सकते थे, जो कि राइट नाउ पाकिस्तान में सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को अगर हमने रिजॉल्व करना है तो हमें तब तक नहीं होगा जब तक हम सेकुलर स्टेट की तरफ मूव नहीं करेंगे। तो जब ये सेकुलर स्टेट बनेगी, ये कंजर्वेटिव नज़रिए, ये रिलीजियस थॉट्स, ये जब जाएंगी तभी कोई एक अच्छा मुल्क बन सकता है। और वो जाने में मुझे लगता है अभी तक सदी लगेगी, जो कि जनरेशन जो ज़्यादा दौर की जनरेशन है वो जब ख़त्म होगी उसके बाद ही कुछ बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? मोहम्मद साकिब उस्मान। क्या करते हैं आप? मैं GCF में LLB कर रहा हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है। आपका नाम और आप क्या कर रहे हैं? हसन इकराम BS बायोटेक्नोलॉजी का है, मेरा 5th सेमेस्टर स्टार्ट है। अच्छा, आपसे आज जानेंगे कि आपने इंडिया की न्यूज़ तो सुनी होगी कि इंडिया का चंद्रयान 3 जो कामयाबी से लैंड कर गया और उनका जो मून सन मिशन है वो भी कामयाबी के साथ जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप एज ए स्टूडेंट के पाकिस्तान के हालात क्या हैं, और हम अगर कंपेयर करें इंडिया के साथ तो हम कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में तो बहुत बैकवर्ड जा रहा है अभी। जिस तरह इंडिया का IT सेक्टर ग्रो कर रहा है और जिस तरह उन्होंने अपने स्पेस मिशन पे इन्वेस्ट किया है, तो इसी वजह से वो बहुत ऊपर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे एजुकेशनल सिस्टम का भी फॉल्ट है और हमारे यहाँ लोगों को इतना नॉलेज नहीं है, जो कह सकते हैं कि उन्हें शऊर नहीं है इन चीज़ों का। तो इसी वजह से है कि मतलब हमारे यहाँ इन चीज़ों पर ना ही इन्वेस्ट किया जा ये रहा है। लोगों का तो आप छोड़ें, ये बताएं कि जो स्पार्को और इसरो का अगर हम कंपेयर करें, देखिए हमारी जो स्पार्को है वो इसरो से भी पहले की बनी हुई है, तो इन चीज़ों को अगर कंपेयर करें तो फिर हम कहाँ पर खड़े हैं? देखिए, इंडिया एक मल्टी बिलियन डॉलर जो है वो एक इंडस्ट्री है। पाकिस्तान में तो इन चीज़ों को कोई बजट ही नहीं दिया जाता। जब बजट नहीं होगा तो ये फिर कैसे सिस्टम चलेगा? ये सर्वाइव करना नामुमकिन है इसका। हम मतलब जा ही नहीं सकते स्पेस में। किसी भी मिशन पर एक्सप्लोर करने के लिए हमें एक बजट चाहिए होगा। जब हम तालीम और सेहत को भी बजट नहीं दे पा रहे तो हम बजट के अलावा मुझे पता चला था कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो जाते हैं स्पार्को में, जाकर वो अपनी ड्यूटी करते हैं, सिर्फ सोते हैं वहाँ पर, सो के उठ के आ जाते हैं। तो ये तो ऐसे तो नहीं, आप सारी उम्र सोते रहें तो आप चांद पे तो नहीं पहुँच सकते, आप ज़मीन को ही चांद बना लेंगे फिर। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का तो यही पुरसाने हाल है कि इसमें मतलब हम देख सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम नहीं किया जा रहा जो हमारी जो है अशराफिया है और जो हमारा कॉरपोरेट कल्चर है, मतलब जो अफसरान है वो अशराफिया बने हुए हैं, अपने आप को खुदा समझते हैं। किसी काम में भी वो मतलब हम जो कहते हैं कि किसी काम को सीरियस तरीके से नहीं लेते। हालांकि ये काम अल्लाह की अमानत है जो कि उनको दिया गया है कि वो लोगों को सर्व करे। उनको अच्छी से अच्छी पे दी जाती है, अच्छी से अच्छी उनके सहूलियात दी जाती है। सारा कसूर हम उनके ऊपर डाल देते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है एज ए पाकिस्तानी? हम कहाँ पर अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं? एज आ पाकिस्तानी हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम इस सब पर खामोश तमाशाई बने हुए, हम कुछ भी नहीं कर रहे। हर तरह से आप देख लेंगे कि जो भी होता है पाकिस्तानी जो होते हैं उस पर चुपचाप बैठे रहते हैं। कोई भी ना सड़कों पे निकलता है, पीसफुल प्रोटेस्ट भी नहीं करते, सिर्फ सियासतदानों के आला कार बने होते हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी अपने राइट्स के लिए कभी भी नहीं निकले। हमेशा जब भी ये सड़कों पर निकलते हैं तो किसी ना किसी सियासतदान के लिए निकलते हैं, कभी भी ये अपने राइट्स के लिए अभी नहीं। जितनी महंगाई हो गई है, डॉलर 300 से ऊपर चला गया है, हमारे जो तमाम चीज़ें अब क्रॉस कर गई हैं वो बहुत ज़्यादा, चीनी 225 रुपये किलो हो गई है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। लेकिन आवाम का एहतजाज उस पैमाने पर नहीं है जिस तरह होना चाहिए। बिजली के बिलों के खिलाफ ज़रूर लोग निकले हैं, लेकिन महंगाई के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। देखिए, अवाम के सब्र का पैमाना किसी न किसी वक्त तो लबरेज होगा। अभी अवाम वक्ती तौर पर दबे हुए हैं, लेकिन एक लेवल आएगा कि अवाम बिल्कुल भी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी
और सिविलियन अनरेस्ट हो सकता है पाकिस्तान में। ये बहुत बड़ी, मुझे जो पर्सनली लगता है कि पाकिस्तान में अगर सिविलियन अनरेस्ट हो गया तो पाकिस्तान की मुईशत, पाकिस्तान की सालमियत, ये सब चीज़ें ख़तरे में पड़ सकती हैं। अभी अभी जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के लोग जिस तरह बाहर निकल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, इन लोगों को लीड करने के लिए वो पाकिस्तान में आप समझते कोई लीडर है ऐसा कि जो इनको लीड करे या इनको गाइड करे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि फिल वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर नहीं है कि जो मॉब को लीड करे, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम बिल्कुल एक मॉब बन चुकी है। इनकी अपनी कोई सोच नहीं है। ये हमेशा किसी न किसी सियासतदान की किसी सोच पे चलेंगे। कोई जो मीडिया पे पॉपुलर हो जाएगा उसकी सोच के साथ चलेंगे। इनकी अपनी पाकिस्तानी अवाम में शऊर नहीं आया। अभी देखें ना, बिलावल भुट्टो वो अलग से एक पार्टी है, उसके बंदे तो बिल्कुल भी एहतजाज में नहीं आ रहे, ना ही नून लीग के आ रहे हैं, पीटीआई के जो आ रहे हैं वो भी कम आ रहे हैं, जमात इस्लामी के थोड़े बहुत आ रहे हैं। तो ये इनका कोई लीडर नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में, ये जो कोई हो कि अवाम का हकीकी तौर पर कोई लीडर हो। हमें इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन में पाकिस्तान में कोई अच्छा लीडर नज़र नहीं आ रहा। आपको कोई नज़र आ रहा है लीडर? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसा लीडर नज़र नहीं आ रहा। हर लीडर जो है, हर लीडर में इख्तलाफ है। जैसे कि इमरान खान है, उसने थोड़ी आवाज़ बुलंद की है, उसको भी अंदर कर दिया। बाकी ये जो मीडिया वगैरह इनको भी अंदर किया हुआ। पाकिस्तान में कोई लीडर ऐसा है, जैसे कि आप हम इंडिया की अगर बात करें, वहाँ पर देखें मोदी जी पिछले कोई 8-9 साल से गवर्नमेंट में है और देखिए कहाँ पर पहुँच गया। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है और कह रहे हैं कि 2047 तक नंबर 1 इकॉनमी बनाएंगे। तो हम इस वक्त जो है 50 से भी नीचे खड़े हैं। हमारी इकॉनमी कैसे ऊपर जाएगी? हमारे कोई है इस तरह का बंदा कि जो हमारी इकॉनमी को ऊपर लेके जाए? देखिए हमारे मुल्क के अंदर तो पिछले 70 साल से इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में किरदार रहा है। जब तक वो किरदार ख़त्म नहीं हो सकता तो मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? उमैर शफीक। क्या करते हैं आप? मैंने एमएस किया है, अभी पीआईडी के लिए बाहर स्कॉलरशिप पे जा रहा हूँ, बाहर ना पाकिस्तान से बस निकलने की तैयारी कर रहा हूँ। आप भी जा रहे हैं मुल्क छोड़ के? हाँ ऑब्वियसली, मतलब अच्छा, मतलब यहाँ पे कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्कॉलरशिप की, तो हम स्कॉलरशिप पे अवेल करके बैठ जाएंगे, वहाँ पे पीएचडी करेंगे, उसके बाद वहीं पे अपना करियर स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आपसे ये जानूंगा कि ये चंद्रयान 3 कामयाबी से उन्होंने मिशन कंप्लीट किया है, उसके बाद में सन मिशन भी उनका जो है कामयाबी की तरफ जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं? और हम पाकिस्तान में इस वक्त जो मसाइल हैं उनको अगर देखें तो हम कहाँ पर हैं, वो इंडियन इस वक्त कहाँ पर हैं? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर इंडिया। मतलब जितनी मतलब आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट टू इंडिया, मतलब लाइक इट मैसिव अचीवमेंट फॉर देम के चांद के साउथ पोल पे जाके लैंड करने वाले दुनिया का पहला कंट्री बन गया है। अब बात ये कि वो कहाँ तक, वो इस तक पहुँचे कैसे हैं? पहली बात तो ये है कि उन्होंने एक कंसिस्टेंसी रखी। उनका ISRO था, वहाँ पे अगर आप देखो 2000 से लेकर 2023 तक 23 सालों में उनके जो प्रेसिडेंट थे या उनके जो कर्ता धर्ता थे वो सारे साइंटिस्ट थे, तो उस वजह से उनकी एक पॉलिसी चली है। ये आप हम चंद्रयान 3 देखते हैं, उससे पहले उन्होंने चंद्रयान 1 भी लॉन्च किया था 2008 में, चंद्रयान 2 भी लॉन्च किया था 2019 में, जो फ्लॉप हो गया था। जो फ्लॉप नहीं हुआ था, वो क्रैश हो गया था। फ्लॉप नहीं हुआ, वो उसकी मौजूदगी थी, उससे सिग्नल भी वो रिसीव कर रहे थे, फ्लॉप नहीं हुआ। नहीं, हाँ, वो क्रैश हो गया था। उस पर हमारे पाकिस्तानियों ने बहुत टट्टे लगाए। हमारे वो एक थे गफूर साहब, उन्होंने कहा कि भाई इसका जिम्मेदार भी हम पे डाल दो, ये वो ना, मतलब उन्होंने मतलब लेकिन उसके बाद उन्होंने दोबारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया, जो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। तो अब अगर इसके पैरेलल में अगर हम स्पार्को में देखते हैं, तो अगर आप 2000 से लेकर 2023 तक आप देखते हैं तो आजकल सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, वो सारे जो हमारे हैं वो BA पास, FSC पास, ब्रिगेडियर साहब, मेजर जनरल साहब हैं। तो अब जब ऐसे इदारों के आप उनके सदर लगा देंगे जो कि आर्म फोर्सेस से होंगे, तो फिर क्या कह सकते हैं? फिर हम तो मतलब कंपैरिजन बनता नहीं है उनके साथ कंपेयर करना खुद को। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि इंडिया वालों का बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैद अहमद का नाम सुना, लाल टोपी वाले, उन्होंने कहा कि जी इंडिया तो पहुंचा ही नहीं चंद्रयान पे, ये सब वो कह रहे ड्रामा कर रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं उनके स्टेटमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल जैद अहमद को इतना सीरियस बंदा नहीं है, उसको सीरियस लेना भी नहीं चाहिए। तो he is just one guy from 7 billion people, so I don't think so we should discuss Zaid Ahmed. We can discuss any other issue and any other thing. So अगर हम जैद अहमद की पर्टिकुलर बात करते हैं तो I don't think he is a relevant guy. ना वो साइंटिस्ट है, ना वो नासा में काम करके है, ना वो ISRO में काम किया है। तो वो कहता है मेरे पास सबूत नहीं है, ये वीडियो गेमिंग के जरिए आया। मैंने उसका क्लिप देखा था, लेकिन उसको दुनिया रद्द कर चुकी है।
दुनिया मान रही है, सारी दुनिया ने अप्लाज किया है इंडिया को। तो इस तरह का माइंडसेट तो पाकिस्तान में पाया जाता है ना, जैसे कि जैद अहमद का, इस तरह के पाकिस्तानी भी अक्सर मैंने बात करते सुने, वो कहते हैं कि जी नहीं, ये इंडिया नहीं पहुंचा ऐसे। एग्जैक्टली अगर आप एक पर्टिकुलर माइंडसेट की बात करते हैं, जैद अहमद इंडिविजुअल को छोड़ के ये एक रेडिकल माइंडसेट है कि मैं ना मानने वाली बात कि मैं नहीं मानता, तो वी हैव नो सॉल्यूशन फॉर देम। कोई मनवा नहीं सकता उनको। एग्जैक्टली द होल वर्ल्ड इज मतलब लाइक अप्रिशिएटिंग देम। तो अगर आप 2-4 रेडिकल माइंड वाले लोग जो हैं जिनके अंदर वो असल में उनका कसूर नहीं है, वो जब हमने टू नेशन थ्योरी लेके आए, नफरत के बीज बोए, तो वो आप कुछ भी अच्छा होता है इंडिया का वो नहीं मानते अपना मतलब कि उसको। और दूसरी बात समझ से बाहर है उनकी हाँ, सोच। और दूसरा नफसियाती तौर पे ना एक इंसान ये भी है कि जो आपका अपोनेंट होता है जिसको हम सो कॉल्ड दुश्मन मानते हैं, आप उसकी जो अचीवमेंट होती है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते ना। तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट देम एंड वी शुड जस्ट लाइक फॉलो द फुटस्टेप ऑफ देम। आप पाकिस्तान का जो स्पार्को है उसको कैसे देख रहे हैं कि हम कब तक चांद पर पहुंच जाएंगे? Look, हमारा प्रॉब्लम चांद तक पहुंचना नहीं है। वी हैव अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल जो आज बाहर दुनिया में काम कर रहे हैं। कोई कैम्ब्रिज में है, कोई कनाडा में है, कोई यूएसए में है। हमने उनको ये एक अच्छा साजगार माहौल नहीं दिया। हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे पास पिछले 1 साल में 8 लाख लोग जो हैं, 12 लाख हो गए। हाँ 12 लाख हो गए हैं लोगों के, सिर्फ इस वजह से बाहर गए हैं कि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, मतलब जिस तरह मैं जा रहा हूँ। तो पिछले दिनों में काकर साहब का बयान सुन रहा था, जो कि अभी हमारे नए प्राइम मिनिस्टर हैं निगरान, वो कहते हैं जाते हैं तो जाए, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। तो जब ये माइंडसेट इस तरह का रहेगा ना कि हम लोग उस चीज़ को मतलब ब्रेन ड्रेन इसके लिए एक टर्म यूज होती है कि जब हमारा जो कि अच्छे दिमाग हैं वो बाहर जाके बाहर की दुनिया के लिए काम कर रहे हैं, बाहर की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि वी हैव पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी होगी तो यहाँ पर रहेंगे ना, यहाँ पर काम करेंगे। यहाँ पर तो कोई इस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट की ही नहीं जाती। एग्जैक्टली यहाँ पे बात ये है ना, मैं कह रहा हूँ हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे पास इनफ टैलेंट है, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है हमारे पास। अब देखें हमारे पास, अब हमने एडमिन वाक़ा करना था, हमने कर लिया। वी वर दी मतलब वन प्रोग्रेसिव और डेवलपिंग कंट्रीज जिन्होंने धमाका किया था। तो उसके बाद अभी भी आप देखो नेस्कॉम हो गया, AWC होगी, या इनमें इनका बजट देखोगे बहुत बिलियन डॉलर में है। तो जब हम उनको इतना ज़्यादा बजट दे सकते हैं, हम अपने शहीन और गौरी मिसाइल बना सकते हैं, वी कैन रीच ऑन द मून, बट इट्स नॉट आवर प्रायोरिटी। सो व्हाट कैन आई से अबाउट। देखिए जो मून मिशन है वो इंसानियत की फलाह के लिए है, लोगों की भलाई के लिए है। जबकि जो अगर हम बात करें मिसाइल टेक्नोलॉजी की, उसमें किसका भला होना, किसी का कोई भला नहीं है उसमें। लोग मून मिशन जो है ना उसको अभी तक हम समझ नहीं सके कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ना। तो आप जब आफ्टर 20 या 30 ईयर बाद वो रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट इट वाज टू कंप्लीट द मून मिशन। तो अभी जब जो मतलब रशिया ट्राई कर रहा है, चाइना कर रहा है, यूएस कर रहा है, इंडिया कर रहा है, तो उसके लिए मतलब अब इंडिया में मतलब $75 मिलियन की एक उन्होंने रफ एस्टिमेट अमाउंट बताई थी कि इतना हमारा खर्चा आया है चांद पे पहुंचने के लिए। लेकिन जैसे उनका मिशन कामयाब हुआ है तो उनको मिलियन और बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ गई है कि आप इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काम करें। तो इसलिए ये एक तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, और दूसरा ये है कि ये लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा प्लान है उनके लिए। नाम बना है दुनिया में, इंडिया का एक नाम बन चुका है कि साउथ पोल के अंदर पहला मुल्क बन चुका है कि जो इससे पहले देखे अमेरिका भी नहीं पहुंच सका, रशिया भी नहीं पहुंच सका, चाइना भी नहीं पहुंच सका, पहला मुल्क है जो इंडिया है वो। एग्जैक्टली तो बात सिंपल सी यही थी कि ये हुआ कैसे। ये हुआ इस वजह से कि हमने एक सिस्टम को चलाया, वो सिस्टम अच्छा था या बुरा था, वो इम्प्रूव होता रहा, इवॉल्व होता रहा। अदारे मतलब इट वाज नॉट इजी फॉर देम व्हेन आफ्टर पार्टीशन के 1947 के बाद एक दफ़ा चीज़ों को स्मूथ लेके चलना। लेकिन यहाँ पे क्रेडिट जाता है नेहरू को, शास्त्री साहब को, इंदिरा को, कि उन्होंने सिस्टम को स्मूथली रन होने दिया। तो जब वो अब सिस्टम मैच्योर हो चुका है, अब वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अब, और प्रेडिक्शन हो रही है कि वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। तो पहली पोजीशन पर उनकी नजर है, वो कह रहे हैं कि 47 तक हम पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे। इट इज पॉसिबल क्योंकि उनके पास 142 बिलियन पीपल लोग हैं। मतलब आई थिंक 1 अरब 42 करोड़ लोग हैं उनके पास ना। तो उनके पास बहुत बड़ी मैन पावर है। तो इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर देम टू रीच नंबर 1 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और उनके पास लीडर भी मोदी जैसा है, सबसे बड़ी बात आई है। डोंट थिंक सो कि लीडर का इतना ज्यादा रोल नहीं है। मैं कहता हूँ लीडर का ही रोल होता है। 9 साल पिछले में देखें कि कितनी डेवलपमेंट हुई इंडिया के अंदर, आज तक नहीं हुई। नहीं, इतना ज्यादा रोल नहीं होता है। यहाँ पे डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर ये होता है
कि आपका सिस्टम जो चल रहा होता है वो अदारे चला रहे होते हैं। पाकिस्तान में भी वो सिस्टम नहीं है फिर? नहीं नहीं, पाकिस्तान के अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं है, सारे मानते हैं। पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान में मिनिस्टर्स हैं, बट कानून साज असम्बलियां हैं पाकिस्तान के अंदर। कंसिस्टेंसी नहीं है। 1988 से लेके 2023 तक देख ले हमारे कितने प्राइम मिनिस्टर आए हैं, किसी ने भी मतलब वैसे तो 47 से लेके आज तक किसी ने 5 साल पूरे नहीं किए। वी डोंट हैव अ कंसिस्टेंसी। हमें कोई जरूरत नहीं थी 2022 में इमरान खान को निकालने की, उस वजह से जो हमारे हालात बने आज तक। तो बस जब तक आप प्राइम मिनिस्टर को पावर नहीं दोगे, जहाँ पे पावर किसी के पास होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की होती है, तो हम क्या कह सकते हैं। ऐसे ही रहेंगे हालात हमारे फिलहाल? नहीं ऐसे तो नहीं रहेंगे, हालात इम्प्रूव होंगे। कब? मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि कुछ सालों तक हालात बेहतर होंगे, क्योंकि अब ना पहली बार अवाम जो है उसका प्रेशर आया है इनके ऊपर। जब ये बिजली के बिल आए हैं, अवाम बाहर निकली है, प्रेशर आया है, तो उनको लग गया है कि यार सिस्टम इस तरीके से नहीं चल सकता, वी हैव टू इम्प्रूव दैट। और लेकिन बिजली के बिल पे तो वो कह रहे हैं कि जी IMF से पूछ के हम अगर कोई रिलीफ देंगे तो देंगे, अदरवाइज रिलीफ नहीं मिलेगा। देखिए वो सही कह रहे हैं। अब ना बिजली के बिलों में वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो IPP के साथ मायदे हुए हैं। तो लोगों के बाहर निकलने का क्या फायदा फिर, अगर वो कोई रिलीफ मिलना ही नहीं तो? नहीं देखें, अब ना आज का बयान सुन रहा था कि हमारे जनरल आसिम मनीर साहब जो हैं वो मिले हैं, उनके साथ कारोबारी कामरान खान का ट्वीट था कि वो मिले हैं, उन्होंने कहा हम स्मगलिंग रोकेंगे, स्मगलिंग हमारा इशू है, अब स्मगलिंग रोकें, अफगानिस्तान में जो चीज़ें स्मगल हो रही हैं उनको रोकें, ईरान से जो चीज़ें स्मगल होकर आ रही हैं उनको रोकें। तो इससे ये होगा कि हमारा लॉन्ग टर्म, अभी तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद हम ज़राअत के ऊपर फोकस कर रहे हैं हमारे आसिम साहब। तो आई होप कि वी विल। आसम साहब ही आ जाए आगे, फिर ये प्राइम मिनिस्टर जो है इसको साइड पे बोले और उनको बोले कि आप आकर सीट पे बैठ जाए, अगर उन्होंने सारे काम करने हैं तो लोग इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम फॉरवर्ड, बट दे आर कमांडिंग बिहाइंड, तो इट इज इजी फॉर देम टू पीछे से कमांड। दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी। आपने देखा कि ये सारे मसाइल हैं और सारे समझ रहे कि पाकिस्तान के अंदर जो मसाइल हैं उनका हल फिलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा। जिस तरीके से आवाम पिस रही है यहाँ पर बिजली के बिलों में और दीगर जो मसाइल हैं, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते पाकिस्तान को इंडिया के साथ। इंडिया इस वक्त जो है जिस तरीके से तरक्की कर रहा है, हमें तो यहाँ पर बिजली के बिल और खाने के लाले पड़े हैं। यहाँ पर जिस तरीके से महंगाई हो रही है, पेट्रोल जो है वो 300 से ऊपर जा चुका है, डॉलर 300 से ऊपर जा चुका है, और चीनी जो है वो 250 तक पहुँच चुकी है। तो यहाँ पर लोग यहाँ पर यही देख रहे हैं कि आज हमने अपने बच्चों को क्या खिलाना है। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अपनी जो है राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।